वेलकम बैक। डॉक्टर कंजा आफ्ताब डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हम रोज़ेशिया के बारे में बात कर रहे थे, जिससे जैसे स्किन के ऊपर आपकी रेडनेस हो जाती है स्टीरॉइड्स लगाने की वजह से एंड ऑल दैट। तो हम उसकी सॉल्यूशंस अब पूछेंगे कि उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। अब इंसान स्टीरॉइड्स क्रीम लगा के, गोरा रंग करने वाली क्रीमें या सस्ती क्रीमें लगा के अब अपनी स्किन पे ये रेड सारा इरिटेशन ला चुका है। अब इसका क्या सलूशन है? जी फिजा, देखें अब बैरियर बिल्कुल ब्रीच हो चुका है, बैरियर ख़राब हो चुका है। स्किन इज़ अ बैरियर। तो आपका जब बैरियर और वो ख़राब होगी ना, फसील जो होती है किले की, तो अब उसका रिपेयर ही होनी है। तो रिपेयर के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि बिल्कुल वाइटनिंग क्रीम्स जो आप लगा रहे थे, जो भी ब्राइटनिंग एजेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। जो भी एक्टिव्स आप लगा रहे हैं रेटिनॉइड्स की फॉर्म में, विटामिन सी की फॉर्म में, AHA सीरम्स लगा रहे हैं, वो सब बंद हैं। अब हमने रिपेयर का काम शुरू करना है। रिपेयर के काम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुबह के वक्त सनस्क्रीन लगाना, जो कि एक हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन हो, जिसमें बहुत सारे एक्टिव्स ना हो। बेहतर है कि केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन ना हो, फिजिकल स्किन बैरियर ब्लॉक हो। उसमें क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड या आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाला सन ब्लॉक जो है, जिसकी वाइट कास्ट होती है, वो बेस्ट होते हैं स्किन की हीलिंग में, और रोज़ेशिया के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें रिपेयरिंग सीरम्स चाहिए होते हैं, जिनमें पेप्टाइड्स हों, सेरामाइड्स हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, यानी कि अगेन हाइड्रेटिंग एजेंट्स। जैसे कुछ क्रीम्स भी आती हैं पेप्टाइड्स वाली, तो वो भी यूज़ की जा सकती हैं। बिल्कुल यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा यही मॉइस्चराइजर्स जिनमें अगेन हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, नाइसिनामाइड हो, जो कि स्किन की रिपेयर पे काम करें। लेकिन स्किन की रिपेयर सिर्फ लगाने वाली चीज़ों से इतनी इफेक्टिवली नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमें जो स्किन थिन हो चुकी है ना, उसका कोलेजन उड़ चुका है, और उसकी जहाँ 5 मिलीमीटर की थिकनेस थी, अब वो 1 मिलीमीटर की रह गई है। तो अब हमें थिकनेस कैसे बढ़ानी है, उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स काम आते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा PRP विद माइक्रोनीडलिंग। अब माइक्रोनीडलिंग ऐसा अच्छा प्रोसीजर है जो कि सस्ता भी है और आपकी स्किन में कोलेजन बिल्ड करने में बहुत इफेक्टिव है। तो 2 to 3 सेशंस लेने से माइक्रोनीडलिंग की आपकी स्किन की थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाती है, और आपकी स्किन बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करने के काबिल हो जाती है। जैसे कि आप पहले एक आम मॉइस्चराइजिंग लोशन भी नहीं लगा सकते, तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो गई है, और आप धूप में भी निकल पा रहे हैं, आप चूल्हे के पास भी जा पा रहे हैं। तो इसी तरह इसके अलावा और बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स हमारे पास लेज़र्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि इन ब्लड वेसल्स को भी ख़त्म करते हैं, जो कि स्किन के ऊपर आ चुकी होती हैं, और स्किन की रिपेयर पे भी काम करते हैं। फिर जैसे अभी आपने एक्सोसोम्स की बात की है, एक्सोसोम्स के अलावा और बहुत सारे स्किन रिपेयरिंग बूस्टर्स हैं, सामन DNA की फॉर्म में, पेप्टाइड्स की फॉर्म में, हाइलुरोनिक एसिड बूस्टर्स हैं। ये सब बूस्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं स्किन की रिपेयर में, और ये सारे ट्रीटमेंट्स प्लस हमारी जो बेसिक स्किन केयर है, उसको थोड़ा सा अपडेट करने से हम रोज़ेशिया पे काफ़ी हद तक काबू पा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था कि ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ठीक है, कोजिक एसिड क्या होता है, फिर ये जितने भी हाइलुरोनिक एसिड, अब ये सारी चीज़ों के बारे में क्योंकि अवेयरनेस होती है, आप लोग बात करते हैं, तो पता भी चल गया है लोगों को, सोशल मीडिया का भी दौर है। अब ये इतने सारे जो सीरम्स हैं होते, तो ये भी केमिकल्स हैं ना, बिल्कुल। तो ये भी चेहरे पे लगाने से क्या ये भी इसी तरह से स्किन इरिटेट करते हैं, रेड करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल फिजा, बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं ये कहती हूँ हमेशा पेशेंट्स को कि जब तक आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे अगर एक्नी है तो हम एक्नी वाला पर्टिकुलर सीरम या उसकी मेडिकेशंस देते हैं। तो हाँ, अगर एक्टिव्स आप लगाना शुरू कर देंगे ना फेस के ऊपर, ये सब एक्टिव्स होते हैं। एक्टिव्स का मतलब है ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मिनरलिक एसिड, रेटिनॉइड, सारे जो हैं ये एक्टिव्स हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्किन के ऊपर एक्टिव्स लगाना शुरू कर देंगे ना, तो आपका स्किन का बैरियर कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाता है, कहीं ना कहीं एलर्जीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एक नॉर्मल स्किन को सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक चाहिए होता है, और अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो मे बी रेटिनॉइड्स अगर आपको सूट करते हैं तो जैसे एंटी एजिंग वगैरह जो काम कर रहे होते हैं, और अगर रेटिनॉइड सूट नहीं कर रहे तो आप पेप्टाइड्स पे शिफ्ट हो जाएं। आप पेप्टाइड्स जस्ट प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, समझिए कि एक अच्छे मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स होते हैं बस। तो इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई रह रही है, बहुत फ्लेकी होती है, तो हल्का सा ग्लाइकोलिक एसिड पील दे देते हैं कि ये सीरम लगा लें, तो आपकी फ्लेकीनेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। या एक्नी हो रही है तो रेटिनॉइड सीरम्स देना शुरू कर देते हैं। अगर किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो विटामिन सी और डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स वाले सीरम्स। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सीरम्स बने हैं। मेडिकेशंस हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए होती हैं। अब जब किसी को देख के नॉर्मल स्किन के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, खासतौर पे टीन एज में, जिनकी स्किन बेस्ट होती है और कभी कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन किसी को देख के लगाना शुरू कर दिया और अब स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, ये सही, आपकी बात सही है, किसी को देख के, क्योंकि अगर किसी की दोस्त लगा रही है, कोई कॉलेज फ्रेंड लगा रही है, स्कूल फ्रेंड लगा रही है, या कजन्स लगा रही है, तो अगर उसको चलो अच्छा बुरा फ़र्क आ भी गया,
जो भी चेहरे पे, दूसरा भी फ़ौरन उसमें हाथ डाल देगा मुझे चाहिए। हाँ, ऑनलाइन मंगाएंगे, जाके शॉपिंग करेंगे, ख़रीदेंगे, और या फिर मार्केट में कोई ब्रांड आ जाए, में बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स जैसे क्रीम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, सीरम्स होते हैं, वो फ़ौरन मार्केट में अगर आ गया तो यूज़ करना ही करना है। अब फलानी एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, कोई अमेरिकन गोरी, उसने, आपको पता है इस तरह चल रहा है, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती सारी, जैसे रिहाना हो गई और हो गई, अगर किसी ने अपने स्किन केयर के ब्रांड्स खोल लिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद बस उन्होंने कहा आपको पता है इसका ये भी आ गया है, वो भी यूज़ करना है, आपको पता है इसकी ये क्रीम आ गई है, इसकी मॉइस्चराइजर, इसका मिस्ट, इसका सनब्लॉक। तो क्या ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं मार्केट में, सोशल मीडिया, यूट्यूब रील्स दिखा रहा है, इज दैट गुड टू अप्लाई बाय? नो, नॉट एट ऑल। और मैं आपको बताऊं कि ये मिस्ट, एसेंस, मॉइस्चराइजर, सीरम्स, अगर आप इनको देखें ना तो इनके इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। अब अगर मिस्ट बनानी है तो उन्होंने उसको बहुत डाइल्यूटेड कर देना है और स्प्रे बॉटल में डाल देना है, तो वो मिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आपने उससे उन्हीं हाइलुरोनिक एसिड और उसी सिरामाइड्स को आपने सीरम की फॉर्म में पानी डाल के कर दिया, वो सीरम बन गया। मैं किसी का कोरिया में कोई फार्मास्यूटिकल है, उनके ओनर टिकटॉक्स बनाते हैं, तो आई वाज गोइंग थ्रू स्क्रॉलिंग जब मैं कर रही थी, तो वो खुद बता रहे हो कि आप कहते हैं कि एसेंस, सीरम्स और मॉइस्चराइजर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताऊं बेसिक कोई भी फ़र्क नहीं है। हम सब चीज़ों में एक ही चीज़ डालते हैं और बस उनकी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी चेंज करते हैं कि उनका टेक्सचर चेंज हो जाए। तो हम किसी को एसेंस कह सकें, किसी को सीरम कह सकें और किसी को मिस्ट कह सकें, तो बेसिक्स एक ही होती हैं, लेकिन वो मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकें। और अब हमने 25 स्किन केयर अब लॉन्च करनी है कि पहले आप सीरम लगाओगे, फिर मिस्ट लगाओगे, फिर मॉइस्चराइजर लगाओगे, फिर सन ब्लॉक लगाओगे। भाई इतना कुछ लगा के जब आप बाहर निकलोगे आपकी स्किन ने सांस कैसे लेना है? और हमारे तो आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो उसमें तो आप इतना कुछ लगा के बाहर जाओगे तो आपकी स्किन डल हो जाएगी, एक्ने ब्रेकआउट्स आने शुरू हो जाएंगे और पसीने से भर जाएंगे आप। अच्छा, कुछ लोग गर्मियों में बिल्कुल मॉइस्चराइजर्स जो है ना वो छोड़ देते हैं, तो क्या आप रेकमेंड करती हैं कि गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए या नहीं? अच्छा, अब देखें, अब ये भी इसी सदी की सबसे बड़ी मिथ है कि आपकी स्किन ऑयली स्किन है, अपना ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और आपको एक्ने भी हो रही है उस ऑयल की वजह से, लेकिन आपने फिर भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। मुझे ये समझ नहीं आती, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी इस आइडिया को प्रमोट कर रहे होते हैं कि आपका अपना नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा बन रहा है, हम उसको कंट्रोल करने के चक्कर में हैं और लोग कहते हैं जी और ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाओ। ये बिल्कुल मिथ है, इसके पीछे आपने नहीं भागना है। जब आप तो लोगों को मुंह सूखा सूखा लगता है ना, जब मुंह धो के निकलते हैं तो कहते हैं कि नहीं मुंह में कुछ चमक ही नहीं आती, चमक नहीं है, फ्रेश नहीं लग रहा, मुंह प्यारा नहीं लग रहा। हाँ जी, आप देखें जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, 20 मिनट में उनके फेस पे फिर ऑयल आ जाता है। वो तो बेचारे आके कह रहे होते हैं कि हमारे ऑयल्स कंट्रोल करें किसी तरह से, हमारी ऑयलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, हम इधर से मुंह धो के निकलते हैं, 20 मिनट में मुंह भर जाता है ऑयल से। तो इस तरह के मौसम में मॉइस्चराइज़र्स हेल्पफुल नहीं होते हैं। इस तरह के मौसम में सिर्फ आपका सनस्क्रीन ही काफ़ी होता है, उसमें भी मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं, तो अलग से मॉइस्चराइजर। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो फॉर ड्राई स्किन और ऑयली स्किन, आपको पता है ऑयली स्किन के लिए थोड़े से ड्राई फॉर्म्स होते हैं और ड्राई स्किन के लिए थोड़े से मॉइस्चर वाले होते हैं, तो फिर वो ये भी देख के लेना है। बिल्कुल इसी ही देख के लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस सनस्क्रीन्स लेने हैं जो कि आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को रोकेंगे और बहुत चिपचिप नहीं करेंगे और पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो फिर आप क्रीम बेस्ड पे जा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान में हर एक की स्किन कुछ ना कुछ ऑयली हो जाती है। जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, स्वेटिंग की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़े से मॉइस्चराइज़र और सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो उस दौरान आपने बहुत एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत थिक मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल नहीं करने। अगर हल्की फुल्की ड्राई होती भी है तो बिल्कुल लाइट वेट मॉइस्चराइज़र्स जो कि जेल फॉर्म में आते हैं या लोशन फॉर्म में आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और साथ मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा कि जैसे स्किन की पील ऑफ करनी लोगों को लगता है कि बहुत ज़रूरत है। अगर स्किन पील होगी तो मुंह जो है ना साफ चमका हुआ, ज़रा शफाफ दिखेगा। स्पेशली किसी इवेंट पे जाना हो, शादी पे जाना हो, तो एक रात पहले ही भले कॉफ़ी चीनी का स्क्रब हो गया या कोई और अच्छा स्क्रब हो गया, केमिकल स्क्रब हो गया, या फिर इसी तरह से एक्सफ्लोएटिंग कोई चीज़ें केमिकल्स सीरम्स लगा के तो अपने आप को जो है ना वो कर रहे होते हैं। इज़ दैट रियली इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द फर्स्ट डेड स्किन, डेड लेयर? येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो 30 डेज़ का हमारी स्किन का साइकिल है, हमारी स्किन खुद को खुद ही रीजनरेट, खुद ही पील ऑफ करती रहती है, लेकिन आपको नहीं पता कि स्किन ने कब पील ऑफ होना है। तो येस, अगर आप कितने टाइम के बाद होती है? 30 डेज़ का साइकिल है आपकी स्किन का। तो नीचे से स्किन बनना शुरू होती है और ऊपर वाली स्किन जो है वो साथ साथ शेड ऑफ हो रही होती है। अच्छा। साथ साथ शेड ऑफ हो रही होती है। इसलिए जैसे ही आप पील ऑफ करते हैं या एक्सफोलिएशन करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि एकदम से स्किन चमकती है,
क्योंकि वो डेड जो सुपरफिशियल डेड लेयर है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती और जिसने शेड ऑफ होना ही होता है, जैसे ही हम उसको रिमूव करते हैं नीचे फ्रेश स्किन होती है आपकी। तो यस, आप हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। अब भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स का ज़माना है, यानी ग्लाइकोलिक एसिड सरम्स या सैलिसिलिक एसिड सरम्स, इनसे आप अगर एक्सफोलिएट करेंगे तो बहुत रिएक्शन भी नहीं आएगा और स्किन का बैरियर ब्रीच नहीं होगा और हार्श नहीं है स्किन के लिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने टाइम के बाद आप आई हैं और बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी टिप्स आप हमें दे के जा रही हैं। थैंक यू अगेन। थैंक यू। We'll see you after a short break.